हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में हम फिजिकल केमिस्ट्री के एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है हेनरी लॉ। राइट। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हेनरी लॉ। हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो हेनरी ने अपना एक लॉ दिया। ये लॉ कैसे हुआ मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। जब किसी गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, जब कोई भी गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होती है, उस ड्यूरेशन प्रेशर उस डिसॉल्यूशन को किस तरह से अफेक्ट करता है, इसके ऊपर ये हेनरी लॉ बना है। राइट। जब किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पर प्रेशर उसे कैसे अफेक्ट करता है, इसके लिए हम हेनरी लॉ को पढ़ते हैं। ठीक है। तो मान लिया हमारे पास कोई गैस है, कोई भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो, नाइट्रोजन ले सकते हो, हाइड्रोजन ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, कोई भी गैस। राइट। उसकी क्वांटिटी हमने ले ली 10 ग्राम्स। ठीक है। 10 ग्राम गैस है, उसको किसी हम लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। वो लिक्विड आप वाटर मान लीजिए, जो 1 लीटर है उसका वॉल्यूम, उसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो वहां पर प्रेशर उस चीज को कैसे अफेक्ट करता है, इस चीज के बारे में हम हेनरी लॉ में पढ़ते हैं। तो देखिए आप, तो जो भी हमारे पास गैस की जो ग्राम क्वांटिटी होती है, यानी गैस का जो मास होता है, वो बच्चों प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि m प्रोपोर्शनल टू p। राइट। तो m इक्वल टू k डॉट p। हम इसका जब प्रोपोर्शनल का साइन करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है k। यहां पर जो k होता है वो होता है बच्चों हेनरी कांस्टेंट। हियर k इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। यहां जो k होता है वो हेनरी कांस्टेंट होता है। और ये जो m होता है, तो m को एक तरीके से आप बोलना चाहें तो मास ऑफ गैस भी बोल सकते हैं। जो भी गैस है उसका एक मास होता है, या फिर आप बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। जैसे कि एग्जांपल, आपके पास 20 ग्राम गैस है, तो आप उसको अगर किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी लिक्विड के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हो, तो उसकी बेस्ट सॉल्युबिलिटी क्या होगी कि वो पूरा का पूरा उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, पूरा का पूरा उसके अंदर घुल जाए। यही तो 20 ग्राम जो मास होता है वही बच्चों सॉल्युबिलिटी होती है। तो एक तरीके से जो मास होता है उसको हम बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। जो गैस होती है उसकी सॉल्युबिलिटी, और आप चाहे तो इसे मास भी कह सकते हैं, मास ऑफ गैस। एक तरीके से गैस का मास भी होता है। राइट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर हम प्रेशर की वैल्यू को जितना ज्यादा इंक्रीज करते हैं, यानी प्रेशर साइड में हम जितना ज्यादा इंक्रीज करते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही बढ़ के आती है। राइट। तो प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ये होता है बच्चों हेनरी लॉ। ठीक है। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें हेनरी लॉ का, m प्रोपोर्शनल टू kp, तो बच्चों ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो करता है, y इक्वल टू mx प्लस c, जो कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। राइट। तो जो हमारे पास हेनरी लॉ होता है, वो इस इक्वेशन को, हेनरी लॉ का जो ये फॉर्मूला है, वो इस इक्वेशन को किस तरीके से फॉलो करता है, ये देखिए बच्चों, y इक्वल टू होता है mx प्लस c। और अभी हमने हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो फाइंड आउट किया है वो किया है m इक्वल टू kp प्लस, यहां पर कुछ नहीं, हम 0 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो। y एक्सिस पर आ रहा है आपका m इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। राइट। और यहां पर जो ये m है ये होता है बच्चों स्लोप। ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में स्लोप होता है। तो स्लोप आ रहा है आपका k और p आ रहा है आपका x और c का वैल्यू हो गया 0। ठीक है। तो हम वही एक x एक्सिस बनाएंगे, ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये हमारी y एक्सिस हो गई। ठीक है। तो बच्चों कंपेयर करते हैं, y एक्सिस पे क्या आ रहा है m, तो y एक्सिस पे हमने m ले लिया, m इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। x एक्सिस पे क्या आ रहा है, प्रेशर, x एक्सिस पर हमने ले लिया प्रेशर। राइट। c का वैल्यू 0 है। जब आपके c का वैल्यू 0 होता है, इंटरसेप्ट पॉइंट आपका 0 होता है, तो आपका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो हमारा ग्राफ यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा क्योंकि c का वैल्यू 0 है। और बच्चों m होता है स्लोप, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है, तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो आपके ओरिजिन से पास होगी। ठीक है। क्योंकि c का वैल्यू 0 है और वो एक स्लोप बनाती हुई आएगी, तो एक स्लोप बनेगा बिकॉज, क्योंकि यहां पर m आपको क्या दिया हुआ है, k। तो यहां पर ये जो आपका स्लोप होगा m, वो इक्वल टू क्या होगा, k इक्वल टू क्या होता है बच्चों, स्लोप। तो यहां पर जो स्लोप होता है इसको ट्रिगोनोमेट्रिक एक फंक्शन भी शो करता है जिसे बोलते हैं अपन tan थीटा। राइट। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हेनरी लॉ का। ठीक है। देखिए बच्चों, अभी जैसे हमने हेनरी लॉ में पढ़ा m प्रोपोर्शनल टू p देन m इक्वल टू kp। यहां पर जो k है वो हेनरी कांस्टेंट है,
m जो है वो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज है और जो p जो है वो आपका प्रेशर है। ये सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज को मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, आप इसको एज ए मास भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना गैस का मास होगा वही उसकी सॉलिबिलिटी होती है, ठीक है। अब जैसे हमने मास में और प्रेशर के बीच में एक ये रिलेशन निकाला या एक तरीके से इन दोनों की एक डिपेंडेंसी बताई है, उसी तरीके से हम इसमें प्रेशर में और मोल फ्रैक्शन के केस में भी हम इसे लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? जिस तरीके से मास प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P। जो गैसेस की मोल फ्रैक्शन होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट बना दिया हमने यहाँ पे K डैश P। तो वैसे अगर हेनरी लॉ का अगर हम इनिशियल अगर स्टेटमेंट की बात करें तो वो तो यही वाला होता है, लेकिन अगर मोल फ्रैक्शन के केस में दे दिया जाए तो हम मोल फ्रैक्शन के केस में उनको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपके मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं, राइट। तो जिस तरीके से मास या सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों? K डैश। एक न्यू थोड़ा सा इससे अलग कर दिया, डिफरेंट कर दिया। तो इसे मैं इक्वेशन एक तरीके से इसको इक्वेशन 1 बना दूं और इसको इक्वेशन 2 बना दूं। आपको अब बता दूं इसके अंदर K डैश और जो K होता है इन दोनों में एक रिलेशन होता है। जैसे मास और मोल फ्रैक्शन में हम एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रेशियो मान के चलते हैं, तो उसी तरीके से K और K डैश ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो K इक्वल टू 1 अपॉन K डैश होता है। तो बच्चों यहां से अगर K डैश की वैल्यू निकालेंगे तो मैं यहां पे लिख देता हूं, तो यहां से आप K डैश निकालोगे तो K डैश क्या आ जाएगा? 1 बाय K। आप फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दें, x इक्वल टू K डैश 1 अपॉन K लिख सकते हैं, और P हमने ऐसा कैसा लिखा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा? KX। मैक्सिमम केसेस में आपको जो न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे वो इस फॉर्मूले से रिलेटेड मिलेंगे, लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द हेनरी लॉ, तो आपको बोलना है व्हेन एनी गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जब किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है वो भी कांस्टेंट टेंपरेचर पर, तो उस गैस का जो मास होता है या सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैसेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है प्रेशर के। तो ये तो स्टेटमेंट के लिए काम आएगा, और ये जो फॉर्मूला है ये आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए काम में आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक का आप लोग एक बार कंप्लीट कीजिए। देखिए बच्चों, आगे जब अगर हम इसमें देखें तो आते हैं लिमिटेशंस ऑफ द हेनरी लॉ। जो हेनरी लॉ होता है इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस होती हैं जैसे हेनरी लॉ वहीं अप्लाई होगा जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक होता है जब किसी गैस को एक लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर हमें इंक्रीज करके देना होता है, जितना ज्यादा प्रेशर रखोगे सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, बट उसकी भी एक लिमिट होती है। आप प्रेशर बहुत ज्यादा पीक लेवल तक नहीं कर सकते, एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाना है, ठीक है। तो ज्यादा अगर आप प्रेशर कर दोगे तो उस टाइम पर सॉल्युबिलिटी कम भी हो सकती है, ठीक है। तो पहला होता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो इसके अंदर अगर हम लेते हैं तो पहला लेते हैं कि प्रेशर जो होता है वो आपका मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर अगर बहुत कम कर दिया तो हमारे पास लिक्विड क्या होता है, फ्रीज हो सकता है, राइट। तो अगर वो फ्रीज हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी शो ही नहीं होगी, वहां पे सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आपने बहुत कम टेम्परेचर कर दिया। इसका मतलब है आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया। अब आप आइस के अंदर किसी गैस को डिसॉल्व करके देखिए, नहीं होगी। तो टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और प्रेशर बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड होता है कि जो सॉल्यूशन हो हमारे पास वो डाइल्यूट होना चाहिए, मींस सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन जो हो डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं उस ड्यूरेशन सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। थैंक यू।